हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपको आगे की वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल में जाके इसके आगे की वीडियोज़ आगे के लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि शिकारी जो थे उनका संग्राहक जो समाज, शिकारी और संग्राहक जो समाज था, वो वर्तमान में और अतीत की ओर क्या में क्या सिखाता है, क्या इशारा करता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। अर्थात कि जो आज के समय में शिकारी संग्राहक समाज है, क्या उनसे प्राप्त जानकारियों के बारे में हम अतीत के जो मानव है उनके बारे में पता लगा सकते हैं उनसे। तो इस मुद्दे पर दो विरोधी विचारधाराएं चलती आ रही हैं। पहला तो उन विद्वानों का ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों को सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। अर्थात कि जो आज के समाज, आज का जो शिकारी संग्राहक समाज है, उनको और जो अतीत के शिकारी संग्राहक समाज थे उनको सेम उनकी व्याख्या करने के लिए सेम यूज कर लिया है। और जो दूसरा विद्वानों का वर्ग है वो यह महसूस करता है कि संजाति वृत्त संबंधी, संजाति वृत्त का अर्थ होता है कि जो समकालीन जातियाँ होती हैं उनके 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 बारे में ये अध्ययन करता है। मतलब उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खान पान करते थे और इत्यादि बातों में, महिलाएं शिकारी करते थे कि पुरुष शिकार करते थे इत्यादि बारे में पता लगाया जाता है। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। अर्थात यह वर्ग कहता है कि नहीं, हम आज के शिकारी समाज और अतीत के शिकारी समाज की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। आइए अब हम अंतिम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। उपसंहार क्या हुआ तो उपसंहार में हमारा पहला पॉइंट है कि 10,000 से 4500 वर्ष पहले दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग अनुसार उगाया और पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया। अर्थात जिस प्रकार से लोग इस टाइम 10,000 से 4500 वर्ष पहले लोग धीरे धीरे जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए अनुसार उगाने लगे और पशुओं को पालतू बनाना सीख गए। लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। ये डेट याद रखें आप, अंतिम हिमयुग का अंत 13,000 साल पहले हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हुई। मैंने आपको इससे पहले पार्ट में भी बता रखा है कि किस प्रकार से हिमयुग का अंत हुआ और किस प्रकार से हमारे इसमें मौसम, गर्मी, नमी इत्यादि चीज़ों में बदलाव आए। तो मौसम में बदलाव आने के कारण जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाजों के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई, आसान हो गई। जैसे जैसे जंगलों की कमी हुई, अर्थात हिमयुग खत्म हुआ तो जंगलों की जो शीत जंगल थे उनकी कमी हुई, ख़त्म होने लगे और घास के मैदानों की वृद्धि हुई। इससे जंगली भैंसों, बकरियों, सुअरों, गधों की संख्या में वृद्धि हो गई। अर्थात तो घास के मैदानों, बड़े बड़े घास के मैदानों में घास खाने वाले पशु थे, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। इस कारण मानव समाज धीरे धीरे इन इलाकों को अधिक पसंद करने लगा तथा वर्ष के अधिकांश भाग में स्थायी रूप से रहने लगा, क्योंकि इस स्थान पर उसे घास फूस और जानवरों की बहुतायत मिलने लगी। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जब मानव समाज, जब हिमयुग का अंत हुआ तो जब इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, बकरियाँ, गधा, भैंस इत्यादि, सुअर, जिनको मानव मार के खा सकता था आसानी से, और तो ये समाज भी एक जगह स्थायी रूप से रहकर इन स्थानों को, क्योंकि उससे एक ही स्थान पर घास फूस और जंगली जानवर दोनों मिल जा रहे थे। पांचवा जो पॉइंट है कि लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ। यह उर्वर अर्धचंद्राकार फर्टाइल क्रिसेट क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। अर्थात लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशु पालन इत्यादि की प्रारंभ हुआ
और यह कहाँ पे हुआ? यह मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ दिखाई पड़ता है। आइए आगे देखते हैं कि खेती की प्रथा चालू होने से मानव एक ही स्थान पर लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया और इसी तरह गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाने लगा। अतः जब मानव खेती की ओर अग्रसर हुआ, खेती करने लगा, तो उसे एक ही स्थान पर उसको भोजन प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार से वो एक ही स्थान पर रहने लगा और जब एक ही स्थान पर रह रहा था तो धीरे धीरे उसने कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाने लगा। खेती और पशुचारण से के कई अन्य परिवर्तन भी हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए जाने लगे जिनमें अनाज तथा अन्य अपने उपजों को रखा जा सके और उन्हें खाना पकाया जा सके। अर्थात कि क्या हुआ कि जो मानव थे उन्होंने जब खेती करना चालू किया तो उसके साथ ही उन्होंने मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए रखे जिसमें वो अपने अनाज को सुरक्षित रख सके। और इसके अलावा पत्थर के नए नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल तथा अन्य उपकरण काम में आने लगे। अर्थात खेती की तरफ जब मानव बढ़ने लगा, खेती का विकास होने लगा तो कई सारे अन्य औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा। हल इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। और धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा जैसी धातुओं से भी परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने तथा परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। अर्थात लगभग 10,000 साल पहले जब खेती का विकास हुआ, खेती का प्रारंभ हुआ, तो इसके साथ साथ ही कई और भी चीज़ें प्रारंभ हो गई। इसमें ही एक पहिए का इस्तेमाल भी है। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। अर्थात जब खेती करना चालू हुई तो कुछ संख्या में लोग एक साथ रहते थे, परंतु 5,000 साल पहले और अधिक संख्या में लोग यहाँ पर रहने लगे। अब इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कस्बा, गांव, शहर इत्यादि एक दूसरे से भिन्न है और क्या क्या इनमें समानता है, क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो थैंक यू गाइज, आपने हमारे को इतना सपोर्ट किया, सहयोग किया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारा साथ और बढ़ाएं, अपना हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे से कोई गलती हो रही है वीडियोज़ बनाने में तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।